तो दोस्तों राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं और यहां पर आपको 2 वर्षीय बीएड के फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो बता रहा हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों पीटीटी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका यूआरएल लिंक है pttvmou2024.com। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यदि आपको 2 वर्षीय बीएड के लिए फॉर्म भरना है तो राइट साइड में आपको 2 वर्षीय बीएड का है लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करना है। यदि आपको 4 वर्षीय बीएड के लिए फॉर्म भरना है तो लेफ्ट साइड में आपको ये लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे द्वारा भी 4 वर्षीय बीएड के लिए फॉर्म भरने की प्रोसेस बताई गई है। संबंधित वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको 2 वर्षीय बीएड की फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको दिखाई देगा। इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म की फर्स्ट स्टेप है कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे कैंडिडेट के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, जैसे कैंडिडेट का नाम है, उसके पिता का नाम है और उसकी जन्म तिथि है। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कैंडिडेट की 10वीं की मार्कशीट में जो भी डिटेल है सेम की सेम आपको यहाँ पे है वो डालना है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है आईसीआईसीआई बैंक है, दूसरा है ई मित्र चालान। तो यहाँ पे देखिए यदि आप खुद गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा यदि आप ई मित्र की मदद से चालान जमा करवाना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का मतलब ये नहीं है कि आपके पास केवल और केवल आईसीआईसीआई बैंक का खाता हो। इसका मतलब ये है कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा है पीटीटी को पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करवाया गया है। भले ही आपका खाता किसी भी बैंक में क्यों ना हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे आपका कोई भी एक मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी और स्टेप नंबर 2 आ जाएगी। अब स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट की जो माता का नाम है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए नाम डाल रहा हूँ और इसके बाद ये जो मोबाइल नंबर है इस पे एक ओटीपी आई है, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। नीचे यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो, सिग्नेचर है और उसका जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है फोटो की साइज और यहाँ पे थंब की साइज है वो ज्यादा से ज्यादा 100 KB होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे सिग्नेचर की जो साइज है वो 50 KB होनी चाहिए। अब फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चॉइस का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जहां पर आपकी फोटो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसी तरह से आपको यहाँ पे सिग्नेचर वो अपलोड करना है और इसी तरह से आपका जो भी थंब है आपको यहाँ पे है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और 3rd स्टेप आ जाएगी। और इस 3rd स्टेप में एक बार फिर से यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो है, सिग्नेचर है, उसका थंब दिखाई देगा। अगर आपको लगता है ये गलत है, दोबारा आप अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए चेंज का आपको ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा, दोबारा अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे कैंडिडेट की कुछ बेसिक जानकारी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी जेंडर है, मेल फीमेल जो भी लागू होता है सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि कैंडिडेट शादीशुदा है तो मैरिड कीजिएगा, अन्यथा आपको अनमैरिड करना है। यदि आप मैरिड करते हो तो नीचे आपको पति या पत्नी का नाम है वो देना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया है स्टेट ऑफ बोनाफाइड। इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट है उसका जन्म का मूल राज्य कौन सा है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आप अपना राज्य यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसी के अनुसार आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, वो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे कैंडिडेट की जो भी कैटेगरी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। यदि आप पीटीटी के अंदर आरक्षण लेना चाहते हो एडमिशन के दौरान तो ऐसे में जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी, एसटी है, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन वो नहीं मिलेगा। इसके बाद यदि कैंडिडेट अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी ग्रुप से तो ये नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक जानकारी वो पूछी गई है, आप निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित है क्या। तो ये जो ऑप्शन है केवल एसटी वालों पे है वो लागू होता है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है उन पे लागू नहीं होगा। ये टाडा माडा वाला मामला रहता है। इसके बाद यदि कैंडिडेट तलाकशुदा है तो येस कीजिएगा, विधवा है तो येस कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो आपको देखने को वो मिलेगा।
इसके अलावा यदि यहाँ पे कैंडिडेट रक्षा कर्मचारी पे आश्रित है तो ये सुनो में आपको यहाँ पे है वो जवाब देना है। इसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट में यदि कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। और यदि आप यहाँ पे यस करोगे तो उसी के अनुसार यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखाई देंगे, उचित कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आगे यहाँ पे कैंडिडेट का जो परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का जो पता है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब एड्रेस को लेके यहाँ पे खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, आपके जो पहचान का कोई भी प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है, उस पे जो एड्रेस है वो सेम का सेम एड्रेस आपको यहाँ पे डालना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि हमारा पीटीटी में नंबर नहीं आता है, जो काउंसलिंग के रूप में हम पैसे जमा करवाते हैं, यदि उनका हमें रिफंड लेना है तो पीटीटी के द्वारा हमारा कोई भी एक पहचान पत्र है वो मांगा जाता है। अगर उस पहचान पत्र में जो आपका एड्रेस है और इस फॉर्म में एड्रेस में किसी प्रकार की कोई भिन्नता पाई जाती है तो रिफंड में भविष्य में आपके सामने शायद कोई समस्या आ सकती है। इसलिए आपको सही सही एड्रेस है अपने आईडी के मुताबिक है वो डालना चाहिए। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए पूछा गया है फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे देखिए आपने जो स्नातक कर रखी है वो कौन सी कैटेगरी से कर रखी है या कौन सी संकाय से आपने कर रखी है, अपनी स्ट्रीम है, आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए आर्ट्स को वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन आ गया। अब अलग अलग फैकल्टी के लिए यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। सबसे पहले अपन आर्ट्स वालों की बात कर लेते हैं। यदि आपको बीएड के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में यदि सोशल स्टडी लेना है तो ग्रेजुएशन के दौरान आपके पास कम से कम यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक है, जियोग्राफी है, ये सब्जेक्ट है आपके पास होने चाहिए। यदि आप टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में सिविक्स लेना चाहते हो तो इनमें से बीए के अंदर है या ग्रेजुएशन के अंदर है कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इनमें से कोई एक है तो आप यहाँ पे सिविक्स है वो ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो लफड़ा होता है वो सब्जेक्ट को लेके होता है 2 वर्षीय वालों के लिए। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके मेरे द्वारा अलग से वीडियो बनाई गई है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज्यादा समझना चाहते हो तो वहां पर आप है वो समझ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए यदि आप साइंस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए अलग सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। यदि आप टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में जनरल साइंस लेना चाहते हो तो ग्रेजुएट के अंदर आपकी जो केमिस्ट्री है उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए बॉटनी या जूलॉजी, बायोलॉजी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप यहाँ पे जनरल साइंस ले सकते हैं। यदि बीएससी के अंदर होम साइंस आपके पास तो आप होम साइंस वो ले सकते हैं, या फिर होम साइंस के लिए बीएससी में आपके पास होम साइंस होना जरूरी है। इसी तरह से बीएससी में यदि आपके एग्रीकल्चर है तो आप यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट या टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में बायो वो ले सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन क्लास है वो पूछी गई है। तो यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, बीएससी है, बीएससी ऑनर्स है, एग्रीकल्चर है, होम साइंस है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट स्टडी है वो सिलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन के दौरान यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट से पढ़ाई की है वो सब्जेक्ट आपको एक एक करके वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिजिक्स को कर रहा हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पे जूलॉजी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यदि आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है और उसके अंदर जो आपने सब्जेक्ट लिया है वो सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपने नहीं किया तो इसे आप खाली छोड़ सकते हो। तो यहाँ तो ऊपर आपको जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनकी आपको यहाँ पे जानकारी देना है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट की। तो देखिए ऊपर जो यहाँ पे ये डिटेल दिखाई गई है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक सब्जेक्ट है ये सिलेक्ट कर लेता हूं और दूसरा सब्जेक्ट है मैं यहाँ पे है ये जनरल साइंस है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ हमें कम से कम कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं। तो भैया यहाँ पे आपको कम से कम 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं। अगर आप यहाँ पे अधिक भरते हो तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आपका पीटीटी के अंदर नंबर आ जाएगा और जब आप कॉलेज चॉइस भरोगे तो उस कॉलेज के अंदर है जो ये आपने यहाँ पे सब्जेक्ट भरे वो होने भी जरूरी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं होंगे तो आप आगे यहाँ पे वो बीएड नहीं कर सकते, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, किसी दूसरी कॉलेज में ले सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सभी बीएड कॉलेज के अंदर एक जैसे या फिर एक समान सब्जेक्ट हो। तो कम से कम आपको यहाँ पे 2 है वो भरना है। अगर आप तीसरा भरना चाहते हो तो वो भी आप ग्रेजुएट के आधार पर भर सकते हो। और यहाँ पे देखिए जो चौथा सब्जेक्ट आपका बनता है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएट के आधार पे वो बनता है। तो आवश्यकता के अनुसार आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट भर सकते हैं या फिर 3 भी है वो भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 भरना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे आपको वार्षिक जो इनकम है कैंडिडेट की आपको सिलेक्ट करना है पूरे परिवार की। ये भी सही सही आपको यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि इसको लेके भी है जब आपका सिलेक्शन होगा तो फर्क है वो पड़ने वाला है। तो सही सही आपको इनकम है वो भरना है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम सेंटर है उस डिस्ट्रिक्ट को आपका सिलेक्ट करना है, यानी
आप जब पीटीटी की मेन एग्जाम दोगे तो उसकी चॉइस आपको भरनी है, तो आवश्यकता अनुसार अपने यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट की चॉइस है वो भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे अपनी एजुकेशन की जानकारी आपको देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेकेंडरी की जानकारी यानी कक्षा 10वीं की जानकारी देनी है। तो यहाँ पे आपने कक्षा 10वीं वो कौन से बोर्ड से की है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा साल था वो साल यहाँ पे वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो टोटल नंबर आपको यहां पे डालने हैं और उनमें से आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार अंक यहां पे लिख दीजिएगा। तो यहां पे देखिए टोटल परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से आगे यहां पे कक्षा 12वीं का बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने पास किया, कौन से साल में यहाँ पे किए तो वो साल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टोटल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है और कितने नंबर आपने लिए वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे परसेंटेज है ऑटोमेटिक है वो आ जाएगी। अब इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको ग्रेजुएट की जानकारी भरना है। ठीक है, यदि आप अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग कर सकते हो, यदि आपने ग्रेजुएट को पास कर लिया है, बीए बीएससी बीकॉम को पास कर चुके हो 3rd ईयर को, तो यहाँ पे आपको पास करना। अपीयरिंग का मतलब है कि फिलहाल आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपने एग्जाम दे दी है, रिजल्ट आपका आने वाला है या आपकी परीक्षा होने वाली है, ऐसी स्थिति में आप अपीयरिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पास है वो कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करनी है, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है आवश्यकता के अनुसार आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कौन से साल में आपने पास की थी या अपीयरिंग में हो तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे इसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, उनमें से आपके पास कितने नंबर आए तो वो नंबर आपको यहाँ पे है इस तरह से वो डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल परसेंटेज है वो आ जाएगा। और इसी तरह से यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो यहाँ पे उसकी जानकारी देना है, अपीयरिंग में है या फिर आप पे लागू नहीं है, पास कर चुके तो आप अपने आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर रहा हूँ, यदि यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे तो संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कॉलम और आपको यहाँ पे नजर आ रखा है, यहाँ पे देखिए ये कुछ गलती हो गई तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर कुछ साइज सब्जेक्ट है वो भर लिया होगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसी वजह से ये एरर आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉलम आपको नजर आ रखा है, तो यहाँ पे देखिए कोर्स या स्ट्रीम का है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ग्रेजुएट है वो किससे की है, साइंस है या आर्ट्स है, उसी के अनुसार आपको है स्ट्रीम का नाम है वो लिख देना है। ठीक है, इस कॉलम के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे साइंस लिखा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में साइंस है वो लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपको ये बॉक्स मिलेगा, टिक लगाना है, सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लेकिन फॉर्म को सेव करने से पहले एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए हमने साइंस के बारे में बात की है, यहाँ पे यदि आप आर्ट्स सेलेक्ट करते हो तो उसी के अनुसार है आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करना है, बीए है, बीए ऑनर्स है, क्या कर रखा यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट बीए के अंदर कौन से रहे हैं वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए एक एक करके वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसी तरह से आपको भी इसी तरह से वो करना है और उसी के अनुसार आपको यहाँ पे है जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो आपको फिल करना है, जैसे मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दूसरा मैं सब्जेक्ट है वो ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एरर मैसेज है वो आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि एरर क्यों आया है, तो यदि हमने देखिए यहाँ पे स्विच को है वो सिलेक्ट किया, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ, यदि आपको स्विच लेना है तो आपके बीए के अंदर या ग्रेजुएट के अंदर या तो पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो देखिए हमने इकोनॉमिक है, जियोग्राफी है, यहाँ पे साइकोलॉजी है, इसी को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो आवश्यकता के अनुसार सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस वो सिलेक्ट करके आपको वो दिखा देता हूं, वैसे भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने स्विच लिया तो अब की बार यहाँ पे देखिए एरर मैसेज है वो नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट अपन जियोग्राफी ले लेते हैं और फिर आगे वही सेम की सेम बात है वो लागू होती है। और इसी तरह से यहाँ पे यदि आप कॉमर्स को सिलेक्ट करते हो तो कॉमर्स के रूप में यहाँ पे देखिए आपको 2 ही सब्जेक्ट वो देखने को मिलेंगे, केवल 2 ही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह की कॉमर्स की है आपने, तो बीकॉम है या ऑनर्स वाले हैं, कैसे हैं कर लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो आप केवल ये 2 सब्जेक्ट हैं आपको टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में ही लेना है। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं यहाँ पे बीकॉम के अंदर या फिर ग्रेजुएट के अंदर, तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट की है तो वो कर लीजिएगा। और उसी के अनुसार आपको यहाँ पे देखिए 2 ही सब्जेक्ट है वो दिखाई दे सकते हैं, केवल आपको ये 2 ही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, तीसरा यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये कॉमर्स वालों के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर से है साइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जल्दी से डिटेल भर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से मैंने डिटेल वो फिल कर दी है। इसके बाद लास्ट में आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी ये डिटेल है वो सेव हो जाएंगे। एक बार यहाँ पे देखिए वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन है वो आ जाएगा। डिटेल एक बार सही तरीके से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वेरीफाई होने के बाद आप डिटेल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है वो नहीं कर सकते हैं। चलिए हमारी डिटेल सही है, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाती है और यहाँ पे देखिए एक चालान बन के आ गया। अब यहाँ पे संबंधित कैंडिडेट की डिटेल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए चालान का नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है
और फिलहाल यहाँ पे देखिए चालान का जो स्टेटस है वो अनपेड है। और जब यहाँ पे ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली पेड है वो लिखा आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए पेड का एक वाटर मार्क है वो देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे टोटल फीस आपको नजर आ रखी है। इसके बाद लास्ट में आपको बॉक्स देखने को मिलेगा, टिक लगाना है, पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और आपको ये जो चालान नंबर है ये भी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। कई बार हमारे बैंक से अमाउंट कट जाता है, उस समय है आपको इस चालान की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे पे आ चुका है। यहाँ पर आप कई तरीकों से अपना पेमेंट वो कर सकते हो। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई। यदि आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट करना चाहते हो, यानी आपके पास गूगल पे, फोन पे है, उसके माध्यम से करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको यूपीआई वो सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे क्यूआर कोड से करना चाहते हो तो क्यूआर कोड को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे वीपीए को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए संबंधित आपकी जो यूपीआई आईडी है वो आपको डालना पड़ेगा और यहीं से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपके लिए बेटर होगा यहाँ पे आपको क्यूआर को है वो सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है तो एक क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। अपना गूगल पे, फोन पे ओपन कीजिएगा, क्यूआर को स्कैन कीजिएगा, आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर रहा हूं क्योंकि ये पेमेंट करना सिक्योर है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं। और इसके बाद मेरा जो बैंक है मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए बैंक की डिटेल है वो आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा स्टेट बैंक है तो मैं स्टेट बैंक को वो सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो देखिए हमारा ये स्टेट बैंक आ चुका है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए एक ट्रांजैक्शन आईडी आ गई। ये ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको संभाल के रखना है और यहाँ पे संबंधित आपका जो बैंक आपने सिलेक्ट किया है उसी के अनुसार उसकी जो ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा है वो पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालना है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में आप अपने आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कंफर्म आपको यहाँ पे कर देना है। एक ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी और आपका जो पेमेंट है वो भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 सेकंड का आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये जो पेमेंट गेटवे है वापस यहाँ पे जो पीटीटी की वेबसाइट है उस पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप फिलहाल यहाँ स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पे आपकी जो स्लिप है यानी आपका जो चालान है वो दिखाई देगा और अब की बार यहाँ पे देखिए वाटर मार्क आ चुका है पेड का, यानी ये पेड हो चुका है। और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है और यहाँ पे देखिए आपकी ये ट्रांजैक्शन आईडी है वो आ चुकी है। अब ये जो यहाँ पे पेमेंट स्लिप है आपको प्रिंट करना है। ध्यान रखना यहाँ पे जो भी पीटीटी की पेमेंट से संबंधित जो भी आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी है या फिर जो चालान है उसका आपको प्रिंट लेना आवश्यक है, क्योंकि एडमिशन के समय इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेता हूं, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको मैं पीडीएफ फाइल में वो सेव कर लेता हूं। आप भी अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम इसको दे देता हूं, ठीक है। और इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने कर दिया, ये हो गया। इसके बाद आपको फॉर्म प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एग्जाम फॉर्म का लिंक आपको मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए भरा हुआ आवेदन फॉर्म है, आपको कुछ इस तरह से वो देखने को मिलेगा। आपकी फोटो यानी कैंडिडेट की फोटो, इधर यहाँ पे बारकोड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिटेल है यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे देखिए इसका दूसरा पेज भी है, यहाँ पे आवेदन की घोषणा है, इसे भी आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। अब इसको प्रिंट करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेम वही प्रोसेस है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे प्रिंट है वो कर लेता हूँ और मैंने इसको प्रिंट है वो यहाँ पे वो कर लिया, ठीक है। चलिए आप भी अपने भविष्य के लिए इसे सुरक्षित है वो रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन ये फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरते समय कोई टेक्निकल इश्यू आ गया या फिर हमारे बैंक खाते से पैसे कट गए लेकिन फॉर्म है वो फाइनल वेरीफाई नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यदि आपके बैंक से पैसा कट गया है तो इसके लिए आपको 24 घंटे का वेट करना चाहिए और 24 घंटे के बाद है आपको अपना पेमेंट है वो वेरीफाई करना चाहिए। और पेमेंट वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिए चेक, चालान, ट्रांजैक्शन स्टेटस का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने फॉर्म की डिटेल या जनरल डिटेल डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपका काम बन गया। यदि वो सक्सेसफुली है तो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो भैया फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक पेमेंट है वापस आपके बैंक खाते में है, कुछ समय के बाद वो रिफंड हो जाएगा। अब यदि आपने अपना फॉर्म प्रिंट नहीं किया है तो यहाँ पे फॉर्म को रीप्रिंट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना, चाहे गई सूचना आपको डालना है और नीचे यहाँ पे पेमेंट इनवॉइस को प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए आपको ये जो फॉर्म है और ये जो पेमेंट स्लिप है भविष्य के लिए आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब आपका बीएड में नंबर आ जाएगा और दस्तावेज कॉलेज में जमा कराओगे तो उस समय आपको सभी प्रकार की जो इनवॉइस है, पेमेंट स्लिप है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म है, आपको जमा करवाने पड़ेंगे। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। अगर इस फॉर्म को लेके और भी कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने साथियों के साथ ये जानकारी है जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।